आयोजक गण, यह मेरा सौभाग्य है कि आज गांधी जयंती के दिन जैथलिया जी जैसे कर्मयोगी की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं अपने अति प्रिय कवि महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया के एक पक्ष पर, उनके भारतीयता से परिपूर्ण कविता के पक्ष पर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और वस्तुतः आज जैथलिया जी की स्मृति, सेठिया जी का काव्य और गांधी की जयंती, यह एक ऐसी त्रिवेणी, एक ऐसी भागीरथी बनी है कि यह कोई एक संयोग मात्र नहीं, इसके पीछे मुझे लगता है कि आत्मा के कुछ जुड़े हुए तार हैं। जैसे सेठिया जी इतने सच्चे, ऐसे सच्चे गांधी भक्त थे कि गांधी केंद्रित उनकी कविताओं का एक अलग संकलन तैयार हो सकता है। उनके उस समग्र साहित्य में, विपुल साहित्य में, हम केवल गांधी पर लिखी हुई और गांधी परक, गांधी चिंतन परक यदि कविताएं देखें तो एक संकलन उनका तैयार हो सकता है। वे ऐसे निष्णात, ऐसे श्रद्धावान गांधी भक्त थे। एक बहुत मार्मिक कविता उन्होंने गांधी पर लिखी। गांधी जी का एक चप्पल छूट गया था बिड़ला हाउस में जब उनकी हत्या की गई थी। एक चप्पल वहां रह गई थी और उस छूटी हुई चप्पल को लेकर उन्होंने एक मार्मिक कविता लिखी। जब मिला राम का आमंत्रण, थे इतनी जल्दी में उस पल। जब मिला राम का आमंत्रण, थे इतनी जल्दी में उस पल। बस वहीं धूल में छोड़ गए बापू निज चरणों के चप्पल। कविता बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कविता है, लेकिन उस चप्पल को फिर जिसने रख लिया था उसकी आत्मा गवाह नहीं दी, और वह गांधी स्मृति में वह चोर या जिसने उस चप्पल को रखी थी वह वहां वापस गांधी की समाधि पर वह चप्पल छोड़ के आता है। और इस पर बापू का चप्पल करके सेठिया जी ने एक बड़ी मार्मिक कविता दी। लेकिन गांधीवाद के नाम पर पाखंड करने वाले, सत्ता की सीढ़ियों को प्राप्त करने वालों के लिए भी उन्होंने कोई कम खबर नहीं ली। और सामान्यतः जो उनकी भाषा नहीं थी, जिस भाषा में वे कविता लिखने के अभ्यस्त नहीं थे, ऐसी भी कटु और तीखी भाषा उन्होंने उनके लिए प्रयुक्त की। गांधीवाद कविता में उन्होंने लिखा कि बापू तुम मरे हो गया खड़ा तुम्हारे शव पर ही वह प्रेत सरीखा वाद एक। तुम रहे सदा करते जिसका जीवन भर बेहद भय नफरत, हाँ बदल दिए हैं निश्चय ही इन ठग भक्तों की टोली ने वे नाम रूप संकेत सभी। श्रद्धा को ठगने की। और आप देखिए कितनी कटु शब्दावली जो उनके स्वभाव में नहीं थी सेठिया जी के में। बापू तुम भी बच न सके इन घृणित कमीने भक्तों की युग युग की क्रूर ठिठोली से। कहने का आशय यह है कि सेठिया जी हृदय से गांधी के भक्त थे, गांधी के सिद्धांतों के भक्त थे। तो उसी तरह आज जिनकी स्मृति में हम यह संवाद आयोजित कर रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी जैथलिया जी, सेठिया जी के प्रति कितना निष्ठा और कितना सम्मान भाव रखते हैं, यह मुझे पहली बार 10, 12, 15 साल पहले जब मैंने पहली बार कन्हैयालाल सेठिया समग्र के विपुल 4 खंड देखे, सच में मेरे जैसे हजारों पाठक
जैथलिया जी के कारण ही, जैथलिया जी की उस साहित्य साधना के कारण ही कन्हैयालाल सेठिया जी को कुछ मात्रा में जान पाए, अभी भी जान रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि देश भर में कोई ऐसा प्रयास, इतना बड़ा प्रयास सेठिया जी के वाङ्मय को, उनकी कविता को, उनकी काव्य धारा को समझने के लिए किसी ने किया। तो यह एक अनायास ही आज गांधी, सेठिया, जैथलिया की जो त्रिवेणी हमारे सामने उपस्थित हुई है। लेकिन मित्रों, त्रिवेणी में, गंगा में सरस्वती सदा लुप्त रह जाए, उसके बारे में मालूम नहीं चलता। अभी आरंभ में पूज्य बापू की जयंती है, हम सभी जानते हैं। जैथलिया जी का भी जन्मदिन है, यह आज अभी बताया, बहुत से लोगों को पता भी है। लेकिन मैं एक बात जो संभवतः बहुत लोगों के ध्यान में नहीं होगी, क्योंकि हमारा अभ्यास उस तरह से तिथियों को देखने का नहीं है। आज कन्हैयालाल सेठिया की भी जयंती, संभवतः आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारतीय तिथि क्रम से कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म, जो हम 11 सितंबर 1999 में कहते हैं, लेकिन स्वयं जैथलिया जी ने एक जगह लिखा है कि विक्रम संवत के 1976 के आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन उनका जन्म हुआ था। और मित्रों, यह कोई ईश्वरीय संयोग है कि आज अधिक मास के कारण, पुरुषोत्तम मास के कारण आश्विन कृष्ण प्रतिपदा का पवित्र दिन। तो यह तीसरा जो जन्मदिन आश्विन कृष्णा प्रतिपदा के कारण हमारे प्रिय कवि कन्हैयालाल सेठिया का भी जन्मदिन है। आप में से अधिकांश लोग जो इस समय श्रोता और दर्शक मुझे दिख रहे हैं, वे सेठिया जी के जीवंत व्यक्तित्व से प्रभावित ही नहीं, बल्कि उनसे बहुत उपकृत, प्रभावित इस मायने में कि उनके जीवन को दिशा देने वाले, एक नया प्रबोधन देने वाले वे रहे। उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति मात्र से एक पवित्रता का भाव मन में रहा होगा। मैं उनके इसीलिए व्यक्तित्व पर यदि कुछ कहूंगा भी तो वह बहुत बचकानी बात होगी। जो आप जैसे बहुत विज्ञ लोग हैं, उनके व्यक्तित्व को अत्यधिक रूप से जानते हैं मेरे मुकाबले, लेकिन मैं तो साहित्य का एक पाठक हूं, कविता का पाठक हूं, और साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण अच्छे अच्छे साहित्य को खोज खोज कर पढ़ना, खोल खोल कर पढ़ना, डूब डूब कर पढ़ना मेरा स्वभाव है, बल्कि एक सनक है। और उस सनक और उस स्वभाव के नाते ही मैं सेठिया जी के उस काव्य में व्यक्तित्व पर आपसे बात करूंगा, अपनी कुछ बातें रखूंगा। और सच में तो सेठिया जी का जो हमारा आज का विषय है, भारतीयता के अग्रनायक महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, तो सच में तो सेठिया जी का व्यक्तित्व भी यदि अगर कुछ है जो कुछ प्रभावित करता है, जो कुछ विश्व भर में चर्चित है, वो जो कुछ देश भर में चर्चित है, वह उनके कवित्व के कारण ही, वह कवित्व के कारण ही आज उनका वह सर्वस्व प्रकट हुआ है, वही उनका स्वत्व है। वे तो एक व्यापारिक परिवार के व्यक्ति थे, व्यावसायिक परिवार के व्यक्ति थे। वे बहुत करोड़ों अरबों की संपदा खड़ी कर लेते, वे एक बहुत बड़ी एस्टेट खड़ी कर लेते, अपना आर्थिक साम्राज्य भी यदि खड़ा कर लेते, तो आज हम इस तरह उनको याद नहीं कर रहे होते। कम से कम मेरा जैसा शब्द साधक तो आज यहाँ इस महाकवि के दरबार में हाजिर लगाने नहीं आते, बहुत से लोग नहीं आते, किंतु उन्होंने जो शब्द साधना की, जो स्वयं के न केवल व्यक्तित्व को, राजस्थान की भाषा को, राजस्थानी आन बान मर्यादा को, राजस्थानी परंपरा को
भारत की परंपरा को, भारतीयता को कवित्व के माध्यम से पूरे न केवल राजस्थान, देश भर, कोलकाता से लेकर पूरे विश्व भर में गुंजाया, तो वही उनका कवित्व ही उनका सत्व था। और इसीलिए उस काव्य साधना को जाने बिना कन्हैयालाल सेठिया को जानना सदा अधूरा रहेगा। और इसीलिए मैं अगर बात करूं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों में भरपूर रचनाएं की। उनके राजस्थानी कविताओं पर तो हमारे आज की सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजस्थानी के मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय देव कोठारी साहब बात करेंगे। मैं केवल उनकी हिंदी कविताओं पर बात करूंगा। और हिंदी कविताओं पर बात करते समय एक क्षोभ बराबर मेरे मन में रहेगा कि जब से मैं उनको निरंतर पढ़ रहा हूं, मेरे मन में क्षोभ है कि हिंदी साहित्य की आलोचना ने, हिंदी साहित्य ने इस महाकवि की उपेक्षा की। यह महाकवि अपने समकालीनों में, अपनी समकालीन कवियों में किसी भी स्तर पर कम नहीं था। और यह मुझे मालूम है कि आज के सत्र पर, मंच पर हिंदी साहित्य के अत्यंत सुधी मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय प्रेम शंकर जी बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं सोच समझकर यह वक्तव्य दे रहा हूं, यह बात कह रहा हूं कि मुझे यह क्षोभ है। और हिंदी साहित्य के हर उस विद्वान को क्षोभ होगा जो कन्हैयालाल सेठिया की हिंदी कविताओं को पढ़ेगा कि हिंदी साहित्य ने कन्हैयालाल सेठिया की पर्याप्त उपेक्षा की। या क्योंकि इन कारणों के विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, यह अवसर भी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज एक कवि में जो अपने आप को गढ़ने और बनाने का भाव होता है, वह आत्मावलोकन और आत्म परिष्कार से आता है। और दुर्भाग्यशाली होता है वह कवि, बहुत कमजोर कवि होता है जो अपना आत्म परिष्कार करना नहीं जानता। तो 20-20 वर्षों तक कविता लिखने के बाद कवि को यह मालूम चलता है कि हाँ, मुझ में कुछ कच्चापन है, या पूरे जीवन भर नहीं चलता। लेकिन कन्हैयालाल सेठिया में यह आत्म परिष्कार का बीज हम बहुत आरंभ में देखते हैं। जब चौथे दशक में उन्होंने अपना पहले काव्य संग्रह की पांडुलिपि जब वे बच्चन जी के पास लेकर गए, बच्चन जी को उन्होंने दिखाया कि देखिए मैंने यह कविता लिखी है, भग्ननीड़ कविता संग्रह लिखा है। तो बच्चन जी ने उसको देखकर उसके कच्चेपन पर इशारा किया और उनसे कहा कि अभी आप इसको छपवाने में जल्दी ना करें, कुछ और मांझें कविता को। अगर कोई मेरा जैसा साधारण कवि होता तो बच्चन जी को मन में 2 गालियां देकर या उनके प्रति एक मन में बुरा भाव रखते हुए कि अपने आप को बड़ा कवि समझते हैं, हमको कुछ समझते नहीं है, और किसी दूसरे से भूमिका लिखा के छपवा देता। लेकिन कन्हैयालाल सेठिया ने उस विवेक को देखिए, आप उस आत्म परिष्कार के भाव को देखिए कि जमुना में वो काव्य संग्रह प्रवाहित कर दिया, उस पांडुलिपि को प्रवाहित कर दिया और पुनः काव्य साधना में लगे। और यह उस कवि की साधना का परिणाम है कि फिर जब उनका पहला ही काव्य संग्रह आया और बनफूल जो उनके कविताओं का संग्रह आया, उसकी भूमिका स्वयं बच्चन जी ने लिखी। जिन बच्चन जी ने उनके पहले काव्य संग्रह की पांडुलिपि को रिजेक्ट किया था, वे ही उनके अगले काव्य संग्रह की भूमिका। और इसीलिए आप देखिए कि जो हिंदी कविता के इतिहास से परिचित हैं वे जानते होंगे कि चौथे दशक के बाद निरंतर कविता की प्रकृति और प्रवृत्ति में परिवर्तन आते गए। छायावाद के उस दौर से एक साथ प्रगतिवाद, स्वच्छंदतावाद, प्रयोगवाद और नई कविता
ये 3 दशकों के अंदर में, दो दशकों के अंतराल में कविता की प्रवृत्तियां बदलती रही, कविता की प्रकृति बदलती रही। और मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे अचरज होता है कि ऐसी कोई प्रकृति और प्रवृत्ति नहीं मिलती जिस पर कन्हैयालाल सेठिया का सदा हाथ नहीं चला। उनके आरंभिक कविता संग्रह छायावाद के प्रभाव में आए थे और श्रेष्ठ छायावादी कविता उन्होंने लिखी। और फिर उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनका, जिसकी आज चर्चा करना बहुत आवश्यक लगता है। जब सन 1962 पर चीन ने भारत पर युद्ध किया, तब उन्होंने चीन के छल कपट और चीन की एक तरह से विश्वासघात की जो नीति थी, जो चीन के जो विश्वासघात था, उनके संवेदनशील कवि उनको बहुत आहत किया। उनका देशभक्त चित्त था, वे उनकी माटी देशभक्ति की माटी थी, और इसलिए वे अहिंसा के समर्थक होते हुए भी उन्होंने सुनो हिमालय बोल रहा है के रूप में उनकी यह प्रखर राष्ट्रनिष्ठा प्रकट हुई। और सन 1962 में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की अद्भुत कविताएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर के टक्कर की वे कविताएं हैं, यदि उन कविताओं को हम देखें, और किस तरह से वे उन कविताओं में राष्ट्रीय निष्ठा को व्यक्त करते हैं। एक दे है राष्ट्र हमारा, ऐसा पहली बार लगा, चोट हुई नेफा के सर पर, छाती ठोक बिहार जगह। कैसे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता आती है सन 1962 से पहले की देश की परिस्थितियां, भाषाई झगड़े, प्रांतीय झगड़े, अलग अलग भाषा के कारण प्रांतों में तनाव की स्थिति थी। और जैसे ही जब चीन का युद्ध हुआ और पूरा देश एकजुट हो गया, तो वो कहते हैं कि चोट हुई नेफा के सर पर, छाती ठोक बिहार जगह, और खाता था लद्दाख गोलियां, लड़ने राजस्थान गया, ऐसा झटका लगा कि टूटा, जुड़ फिर हिंदुस्तान के। ऐसी राष्ट्रीय अखंडता की कविताएं, बोझ भरी कविताएं उन्होंने लिखी। उनको पढ़कर आज भी रोमांच होता है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उस भूमिका पर जो उन्होंने इस संग्रह की भूमिका में लिखा। उन्होंने लिखा कि क्षमा कायरता का पर्यायवाची है, आक्रामक पड़ोसी की इस भ्रांत धारणा को अगर आने वाली पीढ़ी संशोधित कर सकी, तो मूक हिमालय के बोलने की मेरी कल्पना निस्संदेह सत्य बन जाएगी। एक भविष्य दृष्टा कवि सन 1962 में कहता है, और मुझे यह कहते हुए आज गर्व की अनुभूति होती है कि उस महाकवि की वह कल्पना हिमालय ने आज बोला है। मैंने आज हिमालय को बोलते देखा है, जब हिमालय ने चीन को आज सशक्त चुनौती दी है और उनकी सेनाओं को लद्दाख से चीन की सेनाओं को पीछे हटते देखा है। यह है एक राष्ट्र कवि की, एक राष्ट्रीय चेतना संपन्न कवि की दूरदृष्टि पूर्ण जिजीविषा की आवाज, एक संघर्षशील आवाज। और यह हिमालय बोल रहा है कि कविताएं उनके बहिरायाम का चरम विस्तार थी। लेकिन सन 1967 में उनका जो कविता संग्रह आया, वह एक उनके जो काव्य चेतना का एक बड़ा परिवर्तन था, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह। और विज्ञान की भाषा में जिसको क्वांटम जंप कहते हैं, क्वांटम लीप कहते हैं, एक बड़ा परिवर्तन, एक गहरी संवेदनशीलता वाला, एक प्रगीतात्मक चेतना वाला कवि। उनकी खुली खिड़कियां चौड़े रास्ते से पहले की ज्यादातर कविताओं में प्रगीतात्मकता है, गेयता है, भावात्मकता है, भावाकुलता है, भाव प्रवणता है। किंतु 70 का दशक, और जिस समय नामवर सिंह जैसे हिंदी आलोचना के प्रमुख व्यक्ति, जमे हुए व्यक्ति, उस पद पर आसीन व्यक्ति, आलोचना के सिंहासन पर आसीन व्यक्ति, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय, इनकी चर्चा कर रहे थे, उनकी विचार प्रधान कविताओं की चर्चा कर रहे थे,
उसी समय कन्हैयालाल सेठिया का एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह आता है, खुली खिड़कियां चौड़े रास्ते। इस कविता संग्रह को पढ़ने के बाद, आज भी इस कविता संग्रह को पढ़ने के बाद, इन गहरी संवेदना, गहरे शब्द और अर्थ की युति और द्युति की कविताओं को पढ़ने के बाद, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस दशक में इसके टक्कर का कोई कविता संग्रह नहीं। और इसलिए जिस बात का क्षोभ मेरे इस आज के वक्तव्य में अंत तक रहेगा, और मैं जब भी कन्हैयालाल सेठिया के काव्य पर बात करता हूं, मैं इस क्षोभ से नहीं उबर पाता कि उस पूरे दशक के कवियों में किसी आलोचक ने, हिंदी के किसी आलोचक ने, बड़े आलोचक ने, उस परिप्रेक्ष्य में कन्हैयालाल सेठिया का नाम नहीं। जबकि इन कविताओं के इन काव्य सृजन में वे सत्य को शब्द के माध्यम से कितनी गहराई तक खोजते खंगालते हैं, यह हिंदी साहित्य का एक अनदुहा सच है। लेकिन उनके, और यह उस कवि की अद्भुत विशेषता देखिए कि उनके गीतों को सुनकर जितना आनंद आता है, उनकी कविताओं को पढ़कर भी उतना ही आनंद आता है। अन्यथा ऐसा दुर्लभ उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और आज भी आप देख सकते हैं कि आज पिछले 60 वर्षों से, जब से आधुनिक कविता, छंदमुक्त कविता वातावरण में हमारे परिदृश्य में आई है, तब से आप यह देख सकते हैं कि सुनने वाली कविता का आनंद देने वाले अलग कवि होते हैं, और लिखकर पढ़कर आनंद देने वाले कवि अलग होते हैं। कवि सम्मेलनों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सुनकर कविता आनंदित करती है, वह बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। और पोएम ऑन द पेज, पाठ्य रूप में जो कविता होती है, और जिसमें आप मुक्ति बोध को, अज्ञे को, कुंवर नारायण को, अनेक कवियों को, केदारनाथ सिंह को और आधुनिक कवियों को आप शामिल करते हैं, जिनको हम पढ़कर आनंदित होते हैं, वह कविता बिल्कुल अलग होती है। और ऐसा कहीं मुझे उदाहरण नहीं मिला कि जिनके कविताओं को सुन सुनकर, कैसेट्स को सुन सुनकर आदमी आनंदित होता है, लेकिन जिनकी कविताओं को पढ़कर भी आनंदित होते हैं। तो ये जो खाई 7वें दशक से, 6ठे दशक से, बल्कि 5वें दशक से ही साहित्य में खाई हो गई थी कि पाठ्य के माध्यम से संवेदित करने वाली कविताएं अलग प्रकार की, और श्रव्य माध्यम से संवेदित करने वाली कविताएं अलग प्रकार की। कन्हैयालाल सेठिया के अलावा कोई मुझे ऐसा कवि बड़ा नहीं लगता जिसने इस खाई को पाट दिया हो। उसकी धरती दोहरारी, उनकी कोई भी कविता, उनकी पाथल और पीतल कविता, उनकी कोई भी कविता को पढ़कर भी व्यक्ति उतना ही झूम सकता है, आनंदित हो सकता है, काव्य गंगा में गोते लगा सकता है, जितना उनकी गहरी अर्थ भरी विचारवान कविताओं को पढ़कर। और इसलिए मैं इस महाकवि से के काव्य के पहलू पर मैं जितना कहूं उतना कम है। बहुत सी बातें हैं जो इनकी कविता में हमको कहने की और समझने की बातें हैं, किंतु आज का जो विषय भारतीयता के अग्रदूत हम कन्हैयालाल सेठिया को जब कहते हैं, तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुनः आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक सृजनशील माध्यम पर बात कर रहे हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू होंगे, उनके सामाजिक पहलू अनेक थे। वे एक व्यापारिक परिवार में, सवर्ण परिवार में होते हुए हरिजन पाठशालाएं और हरिजन उत्थान के कार्य किए, ऐसे अनेक पहलू हैं। किंतु उनका जो काव्य व्यक्तित्व है, और इसलिए जब भारतीयता की पड़ताल की मैं बात करता हूँ, भारतीयता की पहचान की बात करता हूँ, तो एक भ्रम अक्सर हम लोगों में हो जाता है, जिसका निवारण कर लेना जरूरी है। जब हम साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो भारतीयता की पहचान
इस बात से नहीं होती है कि भारत माता जिंदाबाद के नारे आपने कविता में कितने लगाए। जो कवि भारत माता का जयगान जितना करता है वह उतना ही भारतीयता का प्रतीक होता है, यह एक भ्रम है साहित्य। न केवल साहित्य में, भारतीयता एक समग्र जीवन दर्शन है, और इसलिए भारतीय मनीषा के एक बहुत बड़े व्याख्याता ने भारतीयता के अनिवार्य 4 सोपान बताए हैं: व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा। और इन चारों सोपानों को मिलकर भारतीयता की संरचना होती है। और इसलिए एक सबसे बड़ी कसौटी है कि जो भी कवि इन चारों में से एक भी सोपान को अपने काव्य में व्यक्त नहीं कर पाता या उस सोपान तक नहीं पहुंच पाता, उसकी भारतीयता खंडित भारतीयता है। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसकी शब्दावली अलग थी, व्यष्टि समष्टि प्रकृति परमेष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि। मूलतः व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, ये 4 तत्व भारतीयता के हैं। और इसलिए तीसरे दशक से ही जब भारत में विदेशी काव्य प्रवृत्तियां और चिंतन के क्षेत्र में विदेशी विचार आए, चाहे व्यक्तिवादी, समाजवादी, प्रजातंत्रवादी, अनेक विचार थे, साम्यवादी, और उनकी प्रेरणा से जिन्होंने साहित्य की संरचना की, वे कहीं ना कहीं कोई एक पैर से खंडित था, कोई 2 पैर से खंडित थे, कोई 3 पैर से खंडित थे। जैसा कि रूपक भागवत में दिया है, एक पैर धर्म का, फिर 2 पैर, फिर 3 पैर, कोई फिर 4 पैर। लेकिन जिस कवि के, जिस साहित्यकार के ये चारों चरण अक्षुण्ण हैं, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, वह सच्चा भारतीयता का अग्रनायक कवि है। और इसलिए उस दौर में जो व्यक्तिवादी चेतना के कवि थे, उन्होंने सामूहिकता की उपेक्षा की। व्यक्ति स्वातंत्र्य के हामी कवियों ने जो सामाजिक न्याय की उपेक्षा की, किंतु जो सामाजिक चेतना को महत्व देते थे, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उपेक्षित रखा। और जो मानवीय चेतना, मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय कल्याण के नारे लगाते रहे, उन्होंने लेकिन एक मूल जो चेतना थी, आध्यात्मिक चेतना, उसकी उपेक्षा की। इसलिए और इसीलिए जब मैं कन्हैयालाल सेठिया जी की कविताओं पर बात करता हूं, तो इसलिए यह मैं कहना चाहता हूं कि उनकी भारतीयता, यदि कोई ये कहे कि उन्होंने चीन युद्ध के समय ढेर सारी देशभक्ति पर कविताएं लिखी, भारत माता का जयगान किया, इसलिए वे भारतीयता के अग्रनायक है, तो यह अधूरी बात है। साहित्य में अगर भारतीय तत्व चिंतन, भारतीय मूल्य परंपरा, भारतीय जीवन दर्शन जो समग्र रूप से आता है, वह भारतीयता का अग्रनायक कवि होता है और वह मौलिक दृष्टि से उसको रखता है। और इसीलिए धरती धौरारी और आज हिमालय बोल उठा के कारण सेठिया जी जितने भारतीयता के अक्षाता कवि हैं, उतने ही वे निर्ग्रंथ और श्रेयस जैसी प्रौढ़ अनुभूति के कारण भारतीयता के अग्रनायक कवि है। और इसलिए यह बराबर ध्यान रखने की बात है कि हम एक साथ एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, या एकात्मता की बात करते हैं, और दूसरे ही साथ में हम अनेकांत की बात करते हैं। और मित्रों, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं है। एकात्मकता और अनेकांत एक ही चरम सत्य के 2 पहलू है। मूलतः एकात्म अव्यक्तितः अभिव्यक्ति में वह अनेकांत में होता है। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति, एकांत ही अनेकांत में परिणत होता है। और एकांत केंद्रीय सत्य है, अनेकांत परिधीय सत्य है। हम जैसे जो परिधि पर बैठे हुए लोग हैं, जो परिधि पर अपनी अपनी अस्मिता को लिए हुए लोग हैं, उनका अनेकांत सच है। हम उस केंद्र तक कितना जुड़ पाते हैं, यह एकांत का सच है। इसलिए अनेकांत से एकात्मकता की यात्रा और एकात्मकता से अनेकांत की यात्रा,
यही भारतीयता का एक चरम सत्य है। इस चरम सत्य को मेरे प्रिय कवि कन्हैयालाल सेठिया जी ने जिस तरह से कविताओं में निरूपित किया वह अद्भुत है, अप्रतिम है, अनन्य है। वैसा किसी भारतीय कवि ने उस रूप में नहीं किया जिस रूप में कन्हैयालाल सेठिया जी ने किया। क्योंकि मुझे अपना वक्तव्य लगभग अब समय 6 बज गए हैं और मैं 2-4 मिनट उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जो उनके समग्र व्यक्तित्व का पता देती है कि किस तरह से साहित्य मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। 1-2 छोटी कविताएं, अत्यंत छोटी कविताएं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ के स्तर भर देने की कला जो उनकी थी, उनको उनका प्रतिनिधित्व करती हुई कविता मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। और वे प्राय जानी पहचानी कविताएं नहीं हैं। उनको लोगों ने बहुत कम, वैसे तो कन्हैयालाल सेठिया को हिंदी में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है तो काम नहीं किया। और पानी को नहीं पचा पाती माटी, पानी को नहीं पचा पाती माटी, माटी को नहीं बहा पाता पानी, वहां से शुरू होती कीचड़ की कहानी। यह है कन्हैयालाल सेठिया। इतने कम शब्दों में पानी को नहीं पचा पाती माटी, माटी को नहीं बहा पाता पानी, वहां से शुरू होती है कीचड़ की कहानी। एक और छोटी कविता देखिए। हिमालय का स्खलन बन गया गंगा। शब्दों का प्रयोग आप देखिए। स्खलन किसी का भी होता है, हम शर्मिंदा होते हैं, लेकिन लक्ष्य यदि महान हो तो कवि कहता है हिमालय का स्खलन बन गया गंगा, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर की मर्यादा में समाना था, किसी वासना के गर्त में गिर पड़ना नहीं। एक और कविता सेठिया जी की जो आज के इस माहौल में साहित्य किस तरह से हमारी संवेदनाओं के माध्यम से मनुष्य की वृत्तियों को बदल देता है और बेकार से बेकार व्यक्ति भी अंततः एक समाज के लिए उपयोगी चरित्र के रूप में बन सकता है। वे कहते हैं, वे लिखते हैं, हर एक दुष्चरित्र तुम्हारी कहानी का अच्छा चरित्र बन सकता है, हर एक बेवकूफ तुम्हारे नाटक का सफल विदूषक बन सकता है। उपयुक्त उपयोग ही कला है। कला क्या है? कला आदमी का, मनुष्य की चेतना का संस्कार करना ही कला है। मनुष्य की जो कलुषित चेतना है, उसकी कलुषित वृत्ति है, उसको संस्कारित करना ही कला है। इसलिए वे लिखते हैं, उपयुक्त उपयोग ही कला है, सर्वोत्तम खाद वही है, जो सड़ा है कला है। और इसीलिए साहित्य में जो हर तरह का पात्र, जो विदूषक भी है, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, वह भी विदूषक बनकर आपका मनोरंजन करता है, हमारा मनोरंजन करता है। तो कला किस तरह से हमारे वृत्तियों को, संवेदनाओं को संचारित करती है, यह कन्हैयालाल सेठिया इन कविताओं में कहते हैं। और अंत में एक कविता मैं प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। वे लिखते हैं, कलंकित कोयला आंक सकता है सूरज का चित्र, कलंकित कोयला आंक सकता है सूरज का चित्र, लिख सकता है चांदनी का गीत, चाहिए उसे अकलंकित भूमिका। और यह इतनी अर्थ भरी कविता है मानवीय वृत्तियों को प्रकट करने की, कि यदि कोई अकलंकित भूमिका सामने हो तो कलंकित से कलंकित कोयला भी श्रेष्ठ चित्रों का, श्रेष्ठ वस्तुओं का
प्रस्तुतिकरण कर सकता है, सामने कर सकता है। एक आधार चाहिए और निस्संदेह साहित्य और कलाएं वह एक निर्मल, उज्जवल और गंगा जल सही का आधार हमको प्रदान करता है। आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया, मनीषी कवि कन्हैयालाल सेठिया ने यह साहित्य के माध्यम से आधार सारी चेतना को, सारी जनता को दिया, उनके पाठकों को दिया, उनके प्रियजनों को दिया। और इसीलिए आज यहाँ हम कर्मयोगी श्री जुगल किशोर जैथलिया जी के इस जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर और तिथि क्रम से